नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपका ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों की वही क्लास जो कि इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की एमसीक्यू की क्लास जारी है। उसी क्लास में जो है पुनः फिर से आगे बढ़ने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि जिन भाइयों को ऐसा लगता है कि वो पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर अपने से कुछ मेहनत करना चाहते हैं, उन भाइयों के लिए जो है कि थोड़ा सा जो है कि हमारा सुझाव है कि वो यदि पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पे जाएंगे और गूगल पे अपने सर्च बार में सर्च करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हमारे वेबसाइट का नाम www.globaliti.org, और इतना ही टाइप करते आप सर्च करोगे तो जैसा यहाँ पे पेज खुल के आ गया है, सेम दैट वहां पे भी आपका पेज खुल के आएगा। ठीक है। और जिन भाइयों को लगता है कि वो जो है कि दिख रहे हो लिखा है निमी टेस्ट मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। आईटीआई निमी क्वेश्चन पीडीएफ यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा जो पिछले सालों में आया था। नेक्स्ट है सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, वो सारे क्वेश्चन वगैरह सबको मिल जाएंगे। मार्कशीट, रिजल्ट, वैकेंसी, सिलेबस, सारी की सारी चीजें आप लोगों को हमारे जो एक वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, चलो तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। चलो देखो क्या भैया कि विच रजिस्टर द लोवेस्ट करंट फ्लो इन अ पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यू ऑफ 5 ओम, 220 ओम, 450 ओम एंड 560 ओम कनेक्टेड विद सप्लाई। यानी कह रहा है कि यदि समांतर में कोई परिपथ है, सपोज दैट बोल रहा है कि समांतर में कोई परिपथ है, यानी सर्किट है जिसमें 3-4 प्रकार के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और सारे का मान आपको दिया हुआ है। किसी का दिया हुआ है 50, तो किसी का दिया हुआ है 220, तो किसी का दिया हुआ है 450, तो किसी का दिया हुआ है 560। ठीक है भैया, चलो तो इसमें से पूछ रहा है कि किसमें सबसे कम धारा प्रवाहित होगी। तो भैया अगर ये चीज सीरीज में होता, किसमें होता, सीरीज में यानी श्रेणी में होता, तो किसी में कम ज्यादा की बात ना होती, सारे के सारे ऐसे कनेक्ट होते और सब में धारा का मान समान होता। ठीक है, लेकिन सीरीज तो कहा नहीं है, समांतर में कहा है। चलो भाई देखते हैं समांतर में कहा है तो क्या होगा। देखो सारे भाइयों को पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो R=V/I, यानी रेजिस्टेंस करंट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि जिस सर्किट में जितना अधिक रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना ही कम धारा बहेगी, और जिसमें जितना अधिक कम रेजिस्टेंस रहेगा उसमें उतना ही अधिक धारा बहेगी, यानी R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब रेजिस्टेंस हाई तो करंट लो, और रेजिस्टेंस लो तो करंट हाई। ठीक है भैया, चलो तो देखो आपसे पूछ रहा है सबसे कम धारा किसमें बहेगी। सबसे कम धारा उसमें बहेगी जिसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा। आप बताओ सबसे अधिक रेजिस्टेंस किसका दिख रहा है। आप बोलोगे सर 560, यानी 560 वाले रेजिस्टेंस में सबसे जो है कि कम धारा बहेगी। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक है। ठीक है भाई, चलो तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर सारे भाइयों को क्लियर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। देखो व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर, यानी कोई कॉपर कंडक्टर है तो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको आप रो बोलते हो उसका मान क्या होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रो का मात्रक क्या होता है। तो मेरे सारे भाई बोलेंगे सर रो का यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। लेकिन आप देखो क्या किसी भी आंसर में ओम मीटर दिया है? आप बोलोगे सर यहाँ पर ओम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर माइक्रो ओम है, यहाँ पर माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पर माइक्रो ओम पर मीटर है। इसका मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें मात्रक ओम मीटर दिया हुआ हो। तो क्या इसमें क्वेश्चन को गलत कर दूं? आप बोलोगे सर आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे भैया कि आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में पेपर जो आएगा वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा, और ये पैटर्न कहता है कि ऑप्शन नंबर सी बेस्ट आंसर होगा, यानी यानी माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भैया, चलो तो ये इसका सही आंसर है। मैं आपको बता दूं जनरली वो क्या होता है कि जो कॉपर कंडक्टर होता है उसका रो का वैल्यू जो होता है, रो सीयू आप बोल दो 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम पर ओम मीटर। क्या होता है भैया? ओम मीटर। जब आप इस चीज को 1.72 इंटू 10⁻⁻6
इंटू 10⁻⁻² लिख दो तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ कि 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है? 10⁻6 मीटर, यानी इसको आप माइक्रो लिख सकते हो। इसका मतलब 1.72 माइक्रो। क्या हो गया भैया? माइक्रो। और आप बोलोगे सर 1 मीटर में 10⁻−2 सेंटीमीटर होता है, क्या इसको मैं माइक्रो सेंटीमीटर नहीं लिख सकता? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब जो कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो होगा ये। लेकिन आपके भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपके आंसर बुक में दिया है, जिसके थ्रू आपका पेपर आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर दिया है, जो इक्वल एक्चुअली राइट है, मैं भी आपको बता दिया हूं। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर यानी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो सारे मेरे भैया जानते हैं कि प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ये R=V/I भी होता है, अच्छी बात है। लेकिन वो ओम का नियमानुसार होता है, ठीक है। लेकिन आपसे न वोल्टेज और यहाँ पे करंट का कोई सवाल ही नहीं है, तो आप जो इसको छोड़ दोगे, आप बोलोगे सर R=ρL/A होता है। ठीक है, चलो तो जब ρL/A होता है तो बताओ, रो तो हमारा क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या भाई होता है भैया? कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो तो यल क्या है? हमारी लंबाई है कंडक्टर की, और ए क्या है? हमारा क्षेत्रफल है। आपसे पूछा क्या है? प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, यानी अगर समानुपाती पूछता तो आप बोलते सर वे तो आर जो है समानुपाती किसकी है? लंबाई के, एल के। लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती पूछा है, तो व्युत्क्रमानुपाती हमारा किसका है? आप बोलोगे सर क्षेत्रफल के। किसके भैया? क्षेत्रफल के। ठीक है भैया, चलो तो देखो भैया किसमें है इसमें व्युत्क्रमानुपाती? क्षेत्रफल के। देखो रेजिस्टेंस किसके है? लेंथ के। जी गलत बात है। प्रतिरोधकता के नहीं, प्रतिरोधकता के, तो प्रतिरोधकता के भी क्या है? समानुपाती है। ठीक है, तापमान से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है प्रतिरोध का। जब होगा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि तापमान का एक्चुअली क्या है इफेक्ट पड़ता है, कि होता है ना कि जो है कि मेटल यानी धातु का टेम्परेचर जो है चेंज होने पर उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सली पूछा तो लास्ट ऑप्शन देख रहे हो भैया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, चलो अगला देखो। अगला क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट, यानी एक ये सर्किट दिया गया है जिसमें आपको टोटल कैपेसिटेंस का मान निकालना है। तो भैया एक चीज ध्यान रखो, अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखो ठीक है, ये एक सर्किट है, यहां से सप्लाई वोल्टेज दिया गया है, सीरीज में जुड़े हुए हैं 30 10 30, इसके 30 10 30 वैल्यू के क्या जुड़े हुए हैं? 3 ठो आपके कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं, यानी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो भैया सभी लोग याद रखना कि जब यदि रेजिस्टेंस की बात आती है, किसकी? रेजिस्टेंस की बात आती है या फिर इंडक्टेंस की बात आती है, तो सीरीज में आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली जुड़ते हैं। यानी टोटल आर इक्विवेलेंट का मान आपसे पूछे तो आप बोलोगे किसके लिए? ये सीरीज के लिए है भाई। किसके लिए? सीरीज के लिए। ठीक है, आप बोलोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, इंडक्टेंस के लिए पूछे तो आप बोलोगे L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लेकिन यही चीज आपसे यदि कैपेसिटेंस के लिए पूछे कि सीरीज के लिए क्या फार्मूला होता है, तो जस्ट विपरीत होता है। आप बोलोगे सर 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है भाई, ये होता है सीरीज के लिए। और समांतर के लिए मैं भी आप लोगों को बता चुका हूं कि समांतर के लिए रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इंडक्टेंस के लिए भी वही होगा 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अगर कैपेसिटेंस के लिए पूछे तो कैपेसिटेंस के लिए सीरीज में जो है कि 1/, होता है, लेकिन समांतर में क्या होता है? समांतर में होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है भैया,
चलो तो इसको मैं मिटाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं। आप देख रहे हो कि सारी की सारी चीजें किसमें है, सीरीज में है। सीरीज में है, इसका मतलब टोटल इक्विवेलेंट सी इक्वल टू हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30 1/10 प्लस 1/13। अब आप बताओगे 10 और 13 का एलसीएम कितना हो। आप बोलोगे सर 30 होता है, यहाँ भाग दोगे 1, यहाँ पर भाग दोगे सॉरी यहाँ पे जो है आपका 3 प्लस यहाँ पर 1। आप बोलोगे 1/c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/3 1 4 3 7 सॉरी 3 1 4 1 5 5। ठीक है भाई, चलो इसको उलट दोगे तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 6 30 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। ठीक है भैया, चलो तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस यानी धारिता का मात्रक क्या होता है। तो आप बताओ भैया धारिता का मात्रक क्या होता है। सभी भाइयों को पता है C इक्वल टू एफ साइन ए बाई डी होता है। ठीक है, C इक्वल टू एक्स और होता है Q बाई V होता है। ठीक है, G इक्वल टू बहुत सारे फार्मूले होते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं धीरे धीरे बता दूंगा सब। ठीक है, जैसा जैसा आता जाएगा, जहां भी जैसी नीड होगी मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को जिस भैया को नहीं पता होगा वो लिख लेगा। ठीक है, चलो आपसे पूछा है धारिता का मात्रक, तो ध्यान रखना जो ऑप्शन नंबर डी है वो कूलाम किसका मात्रक है। आप बोलोगे सर कूलाम तो आवेश का मात्रक होता है। ठीक, पहला नंबर मोह किसका मात्रक होता है। आप बोलोगे सर ये तो आपने कल ही बताया था, ये तो चालकत्व का मात्रक होता है। दूसरा नंबर बी है जो आपको आप ये किसका मात्रक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सभी भाई ध्यान देना, ये प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका है भैया, प्रेरकत्व को का मात्रक है, जिसको आप इंग्लिश में इंडक्टेंस बोलते हो। क्या बोलते हो भैया, इंडक्टेंस बोलते हो। ठीक है, चलो अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि फैराड है। ये किसका मात्रक है, आप बोलोगे सर ये संधारित्र का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, संधारित्र यानी धारिता का मात्रक। किसका भैया, संधारित्र में लिखूं या फिर धारिता का मात्रक होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटर दैट रिक्वायर्स 0.5 कूलम टू चार्ज टू 35 वोल्ट, यानी एक संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात कीजिए जिसमें 35 वोल्ट की सप्लाई और 0.5 गुलाम का आवेश की आवश्यकता हो। तो भैया देखो दिया क्या है, आप बोलोगे सर वोल्टेज का मान दिया है V इक्वल टू 35 वोल्ट और 0.5 किसका मान दिया, आप बोलोगे सर कूलाम यानी आवेश का मात्रक, यानी Q इक्वल टू 0.5 वोल्ट कूलाम। ठीक है, कूलाम। ठीक, चलो आपसे पूछा क्या है, आपसे धारिता पूछा है यानी C पूछा है। इसके जस्ट पहले ही मैं बताया हूं कि C इक्वल टू Q बाई V या फिर C इक्वल टू Q भी Q CV Q इक्वल टू CV। ठीक है, आपसे C का मान पूछा है तो बताओ C का मान क्या होगा। आप बोलोगे सर Q का मान दिया है 35, सॉरी Q का मान क्या दिया है 0.5, क्या दिया है 0.5 और V का मान दिया है 35। अब आप इसको हल करो, हल करो क्या करो भाई 5/350 आ जाएगा। इसको करो तो क्या आ जाएगा 1/70, 1/70 में भाग दोगे तो 0.014 आएगा। इस क्या आएगा फराडे, क्या आएगा फराडे 0.014। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कुछ करना था नहीं भैया, केवल फार्मूला लगाओ सॉल्व करो, आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो क्या है अगला। अगला क्या भैया कि हाउ द वैल्यू, एक सेकंड, ठीक है चलो, हाउ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी डिक्रीज्ड, यानी एक कैपेसिटर है उसकी वैल्यू को यानी मान को आप कैसे डिक्रीज कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो। तो अभी मैं बताया कि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर एफ साइन ए बाई डी होता है, जहां पर डी क्या होती है, जैसे एक दो प्लेट हो, कैपेसिटर कैसे बनता है सबको पता होना चाहिए कि दो धात्विक प्लेट होने चाहिए और उनके बीच में क्या होना चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब ये हुआ कि कोई अचालक पदार्थ रहेगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी को सर्च करेगा किसमें, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी वैद्युत स्थिति की ऊर्जा के रूप में उस एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करता है। ठीक है, तो ये होता है कैपेसिटर। तो ये दोनों प्लेट है, मैंने मान लिया क्या है भैया, प्लेट है। और जो एफ साइन है वो क्या बताता है, इन दोनों के बीच की, यानी जो मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है इसके बीच में,
उसकी परमिटिविटी बताता है। परमिटिविटी का मतलब होता है वैद्युतशीलता बताता है। क्या बताता है भैया? वैद्युतशीलता बताता है। डी क्या है? डी क्या है? इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है। क्या है भैया? डिस्टेंस है। और ए क्या है? इन दोनों प्लेट का क्या है भैया? क्षेत्रफल है। क्या भैया? क्षेत्रफल है। अब आप बताओ कि कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो आप क्या बढ़ाओगे? एरिया बढ़ाओगे और परमिटिविटी बढ़ाओगे। लेकिन आपको कैपेसिटेंस को घटाना है तो क्या करोगे? जब इन दोनों को भी घटाओगे। लेकिन आपसे देखो क्या क्वेश्चन पूछा है कि प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर नहीं, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, हमको बढ़ाना नहीं घटाना है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ठीक है, चलो अगला क्या है? इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट, प्लेट के रेजिस्टेंस प्रतिरोध को बढ़ाकर। तो क्या कैपेसिटेंस के फार्मूला में कोई रेजिस्टेंस आ रहा है? तो नहीं, रेजिस्टेंस का बात ही नहीं। अगला है इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ाकर। आप बताओ भैया, जब यहाँ की बीच की दूरी यानी डी को बढ़ाओगे तो क्या सी नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा भाई। सपोज दैट सी मैंने मान लिया यहाँ पर 100/5 था, टोटल आ क्या रहा था? 20 आ रहा था। लेकिन आप क्या कह रहा है कि सी को, डी को बढ़ाओ, दूरी को बढ़ाओ। मैंने 5 से इसको 20 कर दिया, टोटल आ गया 5। क्या कैपेसिटेंस नहीं घटा? आप बोलोगे सर बिल्कुल घटा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो चलो तो लास्ट ऑप्शन देखो क्या दिया है? यूजिंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल। इसी का नाम जो एप्साइन है, इसो को क्या बोलते हैं भैया? परमिटिविटी या फिर वैद्युतशीलता या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट। तो उसको बोला है बढ़ाने की बात। क्या बोला है भैया? उच्च उच्च मतलब हाई करने की बात। तो हाई करोगे तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर निम्न करता तब घट जाता। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या है? विच इज द डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस, यानी इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि क्या है? डायामैग्नेटिक है। क्या भैया? डायामैग्नेटिक है। तो मैं आप लोगों को कुछ चीज बता देना चाहता हूँ चुंबकत्व के बारे में। जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, देखो एक होता है डायामैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है भैया, चलो तो देखो, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिनको जिनको आप कितना भी जो है कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रख दो, यानी चुंबक के अगल बगल रख दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि सपोज दैट आप लकड़ी ले लो, लकड़ी को चुंबक के पास हटाओ, क्या लकड़ी छटेगी? बिल्कुल उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल वे मटेरियल होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, बल्कि वो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करते हैं? अपोज करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। वो होते हैं हमारे डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, क्या होता है भैया? डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, चलो अगला है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल उन मटेरियल को कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर थोड़ा बहुत उन्हें प्रभाव पड़ता है, अर्थात थोड़ा बहुत वो भी चुंबकित हो जाते हैं। जैसे जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर वगैरह हो गया। ठीक है, वो चलो लास्ट क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो बहुत ही क्या होते हैं? तीव्रता से चुंबकित हो जाते हैं। बहुत ही क्या होते हैं? तीव्रता से चुंबकित हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि आप लोहा देखो, स्टील देखो, रेल की पटरी वगैरह देखो, क्या है? उनको लोहे के पास रखो तो वो खुद पे खुद चले आते हैं। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का सपोर्ट करते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो भी क्या होते हैं? चुंबकित हो जाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा? डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल का मैं मतलब अभी बताया कि जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से कोई मतलब नहीं है। देखो एयर, अब एयर दिया है, एयर क्या होता है? एक बात ध्यान देना, जैसे जैसे आपने एक छोटे छोटे आप लोग रहे होगे तो देखे किए होगे, मुझे लगता है मैं तो किया था भाई, हमारा जमाना ही कुछ और था। ठीक है, जैसे एक आपने कागज ले लिया, कागज के नीचे आपने क्या ले लिया? कोई स्टील की जो है कि बर्तन ले लिया, उसके ऊपर से चुंबक ले लिए, तो उसके ऊपर से करते थे तो चुंबक भी घूमता था, स्टील का बर्तन भी घूमता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कागज जो है आपके चुंबक और स्टील के बीच में है, और हवा भी है। इसका मतलब है कि हवा क्या कर रहा है? चुंबक को जाने, चुंबकीय क्षेत्र को जाने के लिए रास्ता प्रदान कर रहा है, रास्ता प्रदान कर रहा है, भले कमजोर रास्ता प्रदान कर रहा है लेकिन कर रहा है।
इसका मतलब ये है कि एयर कभी भी आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा, एयर होगा तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करने वाला है। एक्चुअली मटेरियल तो है नहीं, लेकिन अगर काम करेगा तो इसी तरह। ठीक है, स्टील के बारे में मैंने अभी बताया, सबसे अधिक स्टील ही एक ऐसा मटेरियल है जिसमें सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, मतलब ले जाने की क्षमता रखता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का क्या करता है, काफी सपोर्ट करता है। जो स्टील है वो हमारा क्या है भैया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्या भैया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। प्लेटिनम क्या करता है, प्लेटिनम जो होता है भैया, इसको थोड़ा बहुत जो है कि मैं बताया ना कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़े, थोड़ा बहुत ये भी चुंबकित हो जाए, तो ये है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जो पानी है, आप बताओ क्या पानी को चुंबक के पास रखोगे तो चुंबक जो है पानी को खींचेगा? आप बोलोगे सर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब क्या है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव न पड़े वो हमारा क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, और अगला क्वेश्चन है कि विच फैक्टर अफेक्ट द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, यानी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी पोलरिटी को कौन परिवर्तित करता है। उससे पहले मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है। देखो, एक होता है परमानेंट मैग्नेट यानी अस्थायी चुंबक, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी वैद्युत चुंबक। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है यानी अस्थायी चुंबक होता है, वो एल्निको से बनाया जाता है। एल्निको का मतलब होता है एल्यूमिनियम, निकिल, आयरन और कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, निकिल, आयरन और कोबाल्ट, जो आप नॉर्मल चुंबक देखते हो। एक होता है वैद्युत चुंबक, जो जिसकी यहाँ पे बात कर रहा है। वैद्युत चुंबक का मतलब ये होता है, मेरे भैया ध्यान से सुनो, वैद्युत चुंबक का मतलब ये होता है कि आपने कोई आयरन या फिर स्टील का एक कोर ले लिया, ठीक है, और आपने उस पर क्या किया, वायर बाउंड कर दिया, यानी बाइंडिंग कर दी। क्या किया भैया, बाइंडिंग कर दिया। और बाइंडिंग करने के बाद जब आपने क्या किया, इस पे सप्लाई दे दिया, इस पे सप्लाई दे दिया, तो ये क्या बन जाता है, एक वैद्युत चुंबक। इसको आप परिनालिका भी बोलते हो। क्या बोलते हो भैया, परिनालिका, जिसको आप, मुझे लगता है कि कक्षा 6, 7, 8 में कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका वैद्युत चुंबक। अब ये बनता कैसे है, आप ये बनता कैसा है तो भाई जान जाओ, आप सभी भाई पता होना चाहिए कि जब कोई कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो होता है यानी धारा प्रवाहित होती है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, यदि सपोज दैट ये मेरा कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें जो फ्लक्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसका मतलब अगर करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह से होगा। इसका मतलब ये तो एक कंडक्टर में है, जो कि आपको महसूस नहीं होता है, पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप बाइंडिंग कर देते हो तो ढेर सारे कंडक्टर होते हैं, तो उसमें बहुत सारा फ्लक्स जनरेट हो जाता है, और वह आपको महसूस होने लगता है कि वहां पे फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो ये होता है क्या होता है, इसको वैद्युत चुंबक होता है भैया। ठीक है, तो आप बताओ वैद्युत चुंबक की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो आप कैसे करोगे। आप बताओगे सर वैद्युत चुंबक हम बना कैसे रहे थे, एक जो है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर लोहे की कोर लेकर के उस पर हमने क्या कर दिया था, बाइंडिंग करके सप्लाई दिया था, यानी करंट फ्लो हो रहा था। इसका मतलब है कि अगर करंट की दिशा, मैंने बताया इस तरह से, अगर करंट की दिशा ये हो जाए तो जो पहले इस डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट हो रहा था, अब इस डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट हुआ है, यानी जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो डिपेंड किस पे करेगी, करंट पे। किस पे डिपेंड करेगी भैया, करंट पे। तो देखो भैया कौन सा ऑप्शन बता रहा है, करंट की डायरेक्शन पोलरिटी चेंज करनी है तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने पड़ेगा। आप बताओगे सर कंडक्टर की लंबाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंडक्टर की लंबाई चेंज करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, लेकिन कभी भी डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं होगी, पोलरिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है भाई, चलो थर्ड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज करने, जिसकी मैं बात कर रहा था, करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे, फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज यानी पोलरिटी चेंज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका कौन सा होगा भैया, सही आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी करंट, यानी करंट पहले सपोज दैट 100 एम्पीयर जा रहा था, आप 50 एम्पीयर कर दो, तो भाई 100 एम्पीयर जा रहा था, 50 एम्पीयर कम करने से उसकी जो है कि, या फिर 100 जा रहा था उसको 200 एम्पीयर कर दो, तो भाई फ्लक्स का चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, लेकिन दिशा परिवर्तित नहीं होगा। चलो अगला है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, बिल्कुल नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बी आपका सही आंसर है। ठीक है भैया, चलो अगला देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट यानी मात्रक क्या होता है।
उसको बताने से पहले मैं कुछ चीजों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मेरे भाई। सभी लोग ध्यान से सुनना और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो देखो, जैसे एक चित्र में बनाया है हमने कि आप लोग ये चीज जानो कि एक वैद्युत परिपथ अलग चीज होता है, चुंबकीय परिपथ अलग चीज होता है, ठीक है। तो वैद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में क्या समानता है, मैं उस चीज को थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। देखो, वैद्युत परिपथ यानी वैद्युत परिपथ का मतलब क्या है, जैसे लाइट सप्लाई जा रही है तो उसको जो है कि आपको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक वोल्टेज सोर्स चाहिए, यानी वोल्टेज चाहिए। तो वही मैं लिखा हूं कि जो वैद्युत परिपथ होता है उसमें सोर्स क्या होता है, हमारा ईएमएफ होता है, यानी वोल्टेज सोर्स होता है। लेकिन चुंबकीय परिपथ जो होता है भैया, उसमें वोल्टेज सोर्स नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का परिपथ का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, एमएमएफ होता है, जिसको आप मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बोलते हो। उसका मान कितना होता है, एन इंटू आई। एन इंटू आई का मतलब ये हुआ कि आपने एक चुंबक बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके बारे में मैं अभी पिछले ही तुरंत डिस्कस किया हूं कि आपने इसमें नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और आई क्या है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, हमारा मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में धारा बहती है, वैसे ही चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स क्या होता है, स्टेब्लिश होता है, या फिर आप बोल सकते हो बहता है, ठीक है। अब बताओ करंट का मान यहाँ पे क्या होता है, आप बोलोगे सर करंट का मान तो वी आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो यहाँ पे भी फ्लक्स के एनालॉजी है। आप बोलोगे तो वोल्टेज यानी ईएमएफ के एनालॉजी कौन है, आप बोलोगे सर एमएमएफ है। एमएमएफ का मान क्या होता है, एन आई। एमएमएफ का मान क्या होता है भैया, एन आई। आप बोलोगे सर यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, मैं बोलूंगा सर यहाँ पे रिलक्टेंस होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि विद्युत परिपथ में जो रेजिस्टेंस काम करता है, यानी धारा प्रवाह का विरोध करता है, वही काम चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस करता है, यानी आरएल यानी प्रतिष्ठम्भ करता है, यानी फ्लक्स के स्टेब्लिश होने का क्या करता है, विरोध करता है। अगला है वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू वी बाई डी होती है। आप बोलोगे सर इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एज इक्वल टू एन आई बाई एल होता है, ठीक है भैया। इसमें धारा घनत्व जे इक्वल टू आई बाई ए होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र घनत्व बी इक्वल टू फाइव बाई ए होता है। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, जो काम मैं बताया ना कि जो रेजिस्टेंस काम करता है, करंट का विरोध करता है, यहाँ पे रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम्भ जो है विरोध करता है, ठीक है। यहाँ पर कंडक्टेंस होता है, यानी जिसको आप चालकत्व तो हिंदी में बोलते हो, क्या बोलते हो, चालकत्व तो बोलते हो। वही काम यहाँ पे कौन करता है, परमियंस करता है। क्या करता है भैया, परमियंस करता है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल इधर हो गया, ये मैग्नेटिक हो गया। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो काम रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता करती है, जिसको आप रो से इंडिकेट करते हो, ठीक है, वही काम यहाँ पे रिलेक्टिविटी करती है, ठीक है भैया। चलो, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम करती है, जिसको आप सिग्मा से इंडिकेट करते हो, वही काम यहाँ पे परमिएबिलिटी करती है, चुंबकशीलता, जिसको आप म्यू से इंडिकेट करते हो, ठीक है भैया। चलो, जो काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में आर इक्वल टू, मैंने लिखा है कि आर इक्वल टू रो एल वाई होता है, या फिर रो को आप क्या लिख सकते हो, रो को यहाँ पे अगर हटा दोगे सीमा लिख सकते हो। वही काम आर रिलक्टेंस आर एल इक्वल टू म्यू एल बाई ए होता है। क्या होता है भैया, म्यू एल बाई ए। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई, क्योंकि मुझे पता है कि किसी को शायद ही पता हो, ठीक है। इस चीज को ले लेने से आपको काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। अभी मैं बताया मैग्नेटिक मोटिव फोर्स हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स एम एफ एफ इक्वल टू एन इंटू आई। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न यानी टर्न, इंटू आई का मतलब होता है करंट, करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है भैया, एम्पियर। तो बताओ टर्न एम्पियर कहाँ है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर, एम्पियर पर टर्न गलत बात है। एम्पियर टर्न बोलो या फिर टर्न एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू बी बोलो या फिर बी इंटू ए बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही भैया, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बेस्ट आंसर होने वाला है। अगला देखो, अगला क्या है, व्हाट इज द टोटल इंडक्टेंस ऑफ 3 इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी सीरीज में जुड़े हुए 3 इंडक्टर हो तो टोटल इंडक्टेंस का मान क्या होगा। मैं इस चीज के बारे में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे इंडक्टेंस हो, दोनों का रेजिस्टेंस सीरीज के लिए क्या करते हैं, आप बोलोगे सर आपस में क्या करते हैं, सीधा का सीधा क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी L टू 1 बाय L1 प्लस L2 प्लस L3। L1 प्लस L2 प्लस L3 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है।
जो आपका सही आंसर है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो अगला देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस, यानी चालकत्व का परमियंस का मात्रक क्या है। अभी मैं बताया था चीजों को रटना नहीं है, मैं भी बताया था चीजों को रटना नहीं है। जो काम यहाँ पर रेजिस्टेंस करता है, कंडक्टेंस करता है, वही काम इलेक्ट्रिकल सर्किट में परमियंस करता है। आप बोलोगे सर जो कंडक्टेंस होता है वो, सॉरी, जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का जस्ट विपरीत होता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है, विपरीत होता है। तो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई। तो इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत होगा आई बाई वी। इसका विपरीत क्या होगा भैया, इसका विपरीत क्या होगा, आई बाई वी। ये तो कंडक्टेंस का मान आ गया ना, ये कंडक्टेंस का मतलब है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में है। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, जैसे मैं बताया कि जो काम कंडक्टेंस करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वही काम परमियंस करता है किसमें, मैग्नेटिक सर्किट में। इसका मतलब यह कंडक्टेंस बराबर आई बाई भी, तो इसका मतलब परमियंस बराबर भी क्या होगा, आई। यहाँ पर आई नहीं होगा, अब हमारा चुंबकीय परिपथ है तो फाई होगा। यहाँ पर वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ पर हमारा एमएमएफ होगा। और एमएमएफ का मतलब क्या होता है, मैं अभी बताया हूँ, एमएमएफ का मतलब भैया एन इंटू आई होता है। आप बताओगे इसका मात्रक क्या है। आप बोलोगे सर फ्लक्स का मात्रक तो वेबर हमने पढ़ा है, फ्लक्स का मात्रक क्या है, वेबर है, बटे का मतलब पर, एन का मतलब टर्न, एन का मतलब क्या भैया, टर्न, और इनटू करंट का मतलब, आई का मतलब एम्पियर। क्या मतलब भैया, एम्पियर। ठीक है, चलो तो देखो वेबर पर एम्पियर टर्न कौन सा है, देखो एम्पियर टर्न गलत है, वेबर पर एम्पियर टर्न आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चाहे टर्न एम्पियर लिखो चाहे एम्पियर टर्न लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भैया, चलो तो ऑप्शन नंबर डी देखना एक बार, क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर का मतलब फाई, मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल ए, ये क्या होता है बी। यानी अगर आप पूछ देता है ये किसका मात्रक है, आप बोलोगे सर ये चुंबकीय घनत्व का मात्रक है। किसका मात्रक है, चुंबकीय घनत्व का मात्रक है। ठीक से, सॉरी चुंबकीय नहीं, फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी फ्लक्स डेंसिटी यानी फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि विच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। यानी एक सोलेनॉइड में, यानी परिनालिका में, मैं अभी बताया सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है, मैं बताया कि एक जो है कि आप क्या करोगे, कोर ले लोगे और उस पर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स दोगे, यानी बाइंडिंग करोगे। बाइंडिंग करने के बाद उस पर आप क्या करोगे, सप्लाई दोगे। उसकी डायरेक्शन, उसमें एक करंट सपोज इधर जा रही है, लास्ट में इधर से आ रही है, तो फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए आप कौन सा रूल यूज करोगे, मैं अभी बताया कि इसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल, जिसको राइट हैंड पाम रूल या फिर थंब रूल या जो भी बोलो, वही यूज किया जाता है। यानी एक कंडक्टर में करंट की दिशा इधर है तो फ्लक्स की डायरेक्शन इधर होगी, या फिर करंट की डायरेक्शन इधर है, फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी। यानी ये कौन सा बताता है, राइट हैंड थंब रूल। कौन बताता है भैया, राइट हैंड थंब रूल। तो देखो राइट हैंड थंब रूल ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है भाई, चलो आपसे कोई पूछ दे, मैं इस चीज के बारे में नहीं बताऊं तो जान लो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग राइट हैंड, सभी लोग ध्यान देना। आप लोग ध्यान दो कि आपको जनरेटर जब चालू करते हो किस हाथ से घुमाते हो, आप बोलोगे सर राइट हैंड से घुमाते हैं। किससे, राइट हैंड से। तो हमेशा और हमेशा जो कि जनरेटर है उसमें फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम लगता है। कौन सा लगता है, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम किसमें, जनरेटर में। किसमें भैया, जनरेटर में। और उसका जस्ट विपरीत फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसमें लगता है, आप बोलोगे सर मोटर में। किसमें लगता है, मोटर में। तो आज के बाद मुझे लगता है कि सारे भाइयों को याद हो जाएगा, कोई कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि सर फ्लेमिंग का राइट हैंड किसमें लग रहा है, लेफ्ट हैंड किसमें रूल लग रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर सर्किट। यानी देखो यहाँ पर एक 10 फैरड, एक 10 फैरड, एक 20 फैरड, तीन जो है कि सीरीज में जुड़े हुए कैपेसिटर हैं। इनका टोटल जो है कि कैपेसिटेंस क्या है, मैं आपको बताया हूं मेरे भैया कि जब सीरीज में जुड़े हुए हों तो कैपेसिटर के लिए 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, क्या मैं नहीं बताया हूं, आप बोलोगे सर बिल्कुल बताए हैं। तो बताओ भैया 1/C इक्विवेलेंट का मान कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/C1 का मान 10 प्लस 1/C2 का मान 10 प्लस 1/C3 का मान 20। ठीक है, अब टोटल का आप जो है कि एलसीएम लोगे तो सर बोलोगे सर ये तो 20 आने वाला है।
आप बोलोगे सर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 बराबर 1/2 2 4 5/20 बराबर 5/20 बराबर करोगे 1/4। तो ये तो 1/C1 का मान आया है ना, इसको उलट दो, 1/C इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा जो कि है क्या भैया 4, जो कि है 4, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देखो मैं आप लोगों के एक बात बता देना चाहता हूं, आपके नीमिक बुक में इसका ऑप्शन दिया है डी। तो भाई देखो ऑप्शन से नहीं जाना, देखना है कि कि भाई सॉल्व कैसे होता है, सॉल्व करके देख लो कि भाई देखो 4 ही आ रहा है, 40 दिया तो भाई गलत तो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्या भैया, What precaution to be taken before connecting the different voltage rating capacitor in series? यानी सीरीज में यदि डिफरेंट रेटिंग के जो है कि अलग अलग रेटिंग कैपेसिटर को जोड़ना है, तो उनको जोड़ने से पहले आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखो पहला है कि ऑल द कैपेसिटर मस्ट बी सेम मैन्युफैक्चरर, यानी सभी कैपेसिटर एक ही कंपनी के बनाए होने चाहिए। अरे भाई किसी भी कंपनी का बनाओ, उससे क्या मतलब, काम तो वही करेगा, मान सेम रहना चाहिए बस, तो ये गलत है। अगला सी देखो, टोटल कैपेसिटर वैल्यू मस्ट बी लेस देन द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर, यानी कुल कैपेसिटर का मान निम्नतम मान से अधिक कम होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। लास्ट ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर मस्ट बी द सेम, यानी प्रत्येक कैपेसिटर का ब्रेक डाउन वोल्टेज सेम होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बी ऑप्शन क्या कर रहा है कि ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग, यानी कहने का मतलब यह है कि जो आपका कैपेसिटर है इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है, यहाँ पर उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है इसकी रेटिंग से कम ही होना चाहिए। अगर आप सोचो कि इसके वोल्टेज रेटिंग से कहीं ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो इसमें जो चार्ज है उसको स्टोर करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। होता है ना भैया कि मेरे खाना खाने की क्षमता सपोज 2 ही रोटी है, भाई आपको 3 रोटी जब खिलाया जाएगा तो आप क्या करोगे, उल्टी कर दोगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि उसका वोल्टेज ड्रॉप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसके रेटेड से कम होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या भैया सही आंसर है। चलो अगला देखो क्या है, अगला क्या है कि विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। क्या मैं इसके बारे में आपको नहीं बताया हूं, क्या मैं आपको इसके बारे में नहीं बताया हूं कि पैरामैग्नेटिक जो डायामैग्नेटिक होता है, कि जो बिल्कुल भी आपका चुंबकीय क्षेत्र का सपोर्ट ना करे, जैसे कि पानी हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब। लेकिन पैरामैग्नेटिक बारे में मैंने बताया जो क्या है, थोड़ा सा जो है कि चुंबकित हो, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सोडियम, ये सब। ठीक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में मैंने बताया है जो हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करे, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रख दो तुरंत जो है चुंबकित हो जाएंगे, जैसे स्टील, सीआरजीओ, आयरन इत्यादि। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पैरामैग्नेटिक पूछा है, तो देख लो भैया आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका कौन सा आंसर है भैया, सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक, क्या अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द बीएच कर्व, यानी बीएच कर्व में एक्स का मान क्या है। तो अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं जरा सा इसको जो है कि साफ जो है कि आपके सामने बना ही देता हूं। देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, ऐसे आने के बाद फिर ऐसे हो गया, फिर ये यहाँ पे, ये आपका एच है, ए बी है। ठीक है भैया, दिख रहा है, आपसे इसका मान पूछा है। चलो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझा भी दूंगा। इधर बी हो गया, इधर एच हो गया, इधर माइनस एच हो गया, इधर प्लस बी है तो इधर माइनस बी हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, एक्स का मान, एक सेकेंड, ये इसका मान पूछा, ये क्या है, ये वाला। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये बीएच कर्व किसके लिए होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। ठीक है, अब देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने का मतलब क्या है। देखो एच इक्वल टू क्या होता है, आप बोलोगे सर NI/L होता है, जो मैं अभी चीज लिखा था पूरा बोर्ड पे, उसमें देख लोगे सब लिखा हुआ है, एच इक्वल टू NI/L होता है। इसका मतलब यह है कंडक्टर की लंबाई है, उस पर नंबर ऑफ टर्न की संख्या n है, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है I।
अब बताओ एक बार किसी बार आपने जो है कि नंबर आप कंडक्टर कर दिया, बाइंडिंग कर दिया, तो चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, यानी कांस्टेंट। लंबाई चेंज होगा नहीं होगा। करंट को आप चेंज कर सकते हो। इसका मतलब है एच इज प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप एच के स्थान पे आई भी लिख सकते हो, एच के स्थान पे आई भी लिख सकते हो। ठीक है, बी इक्वल टू क्या होता है? 5/a होता है। ए का मतलब एरिया होता है, जो कि हमेशा कांस्टेंट होगा। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? आप बोलोगे सर फ्लक्स तो जो है कि NI/RL, यानी RL भी कांस्टेंट, N भी कांस्टेंट, आई सॉरी ए पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब यह है कि बी को आप 5 भी लिख सकते हो। ठीक है भैया। अब देखो जो फेरा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यानी जिसमें जो को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो बहुत ज्यादा चुंबकित हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है? सुनो ध्यान से क्या होती है क्वालिटी? जब उनको पहली बार यूज किया जाता है, यानी पहली बार यूज किया जाने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे बाइंडिंग करके इसमें सप्लाई दे दिया, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जब सप्लाई दोगे, यानी सप्लाई दोगे तो करंट का मान बढ़ेगा। तो देखो करंट की डायरेक्शन ये है, करंट इधर बढ़ रहा है, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है भैया, बढ़ रहा है। ठीक है, चलो ये बढ़ रहा है। जब करंट का मान बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तब फिर आप सोचोगे कि चलो मेरा काम हो गया, मैं मोटर को ऑफ करता हूं। तो आप सोचोगे कि मैं करंट का मान 0 कर दूं, यानी एच का मान 0 कर दूं। तो आप सोचोगे पुनः जो है कि फ्लक्स, ये वाला फ्लक्स का रास्ता है, ये बी यानी फ्लक्स डेंसिटी के लिए है ये। ठीक है, आप सोचोगे फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा। वो अपना गुड चेंज करके, अपना पाथ चेंज करके इस रास्ते पे आ जाएगा, और इस रास्ते पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इस रास्ते पे आएगा तो देखो ये पॉइंट है, ये यहाँ पे आपने करंट 0 कर दिया, लेकिन फ्लक्स का मान कुछ ना कुछ तो है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स का मान कुछ तो है। इसका मतलब है कि करंट 0 करने पर भी फ्लक्स डेंसिटी का मान 0 नहीं हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? जो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको आप रेजिडुअल फ्लक्स बोलते हो। क्या बोलते हो? रेजिडुअल फ्लक्स, या फिर इसको कोर्सिविटी, सॉरी कोर्सिव नहीं, हाँ ठीक, रिटेंटिविटी क्या बोलते हैं, एक सेकंड, क्या बोलते हैं आप? रिटेंटिविटी। क्या बोलते हो? रिटेंटिविटी। ठीक है भैया, रिटेंटिविटी, यानी इसको जो है आप क्या बोलते हो? रिटेंटिविटी बोलते हो। ठीक है भैया, चलो ये इतनी दूरी को रिटेंटिविटी। ठीक है, चलो अब आपसे फिर अगर सोचो कि आप उस फ्लक्स को क्या करना चाहते हो? कम करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? कम करना चाहते हो। तो जब उसको विपरीत दिशा में, ये क्या है? इधर प्लस आई था, इधर माइनस आई है। इसका मतलब यही कि आपको नेगेटिव डायरेक्शन में करंट देनी पड़ेगी, तब जो है कि इतना मान का, तब जाके जो है कि आपका फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब ये जो स्थान बचा हुआ है, इसका मतलब जो ये स्थान बचा हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप क्या बोलते हो? कोअर्सिविटी। क्या बोलते हो? कोअर्सिविटी। क्या बोलते हो भैया? कोअर्सिविटी। और इसी का मान पूछा है, इसी का नाम है कोअर्सिविटी। ठीक है भैया, चलो देखो ये पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, देखो ये आपका पॉजिटिव जो है कि रिटेंटिविटी, ये निगेटिव रिटेंटिविटी। ठीक है, अब ये भी, ये क्या है? ये पॉजिटिव आपका जो है कि कोर्सिविटी है, और ये निगेटिव कोर्सिविटी है। ठीक है भैया, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत क्लियर होगा। यदि आपको काफी डिटेल्स में जानना है, इसके पूरी थ्योरी के बारे में जानना है, तो आप हमारे जो है कि ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पे, सॉरी एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो। व्हाट इज द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर द कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट? यानी मैग्नेटिक सर्किट का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन सा इक्विवेलेंट होता है? तो क्या मैं इस चीज के बारे में आपको नहीं बताया हूँ? कंडक्टेंस यहाँ पे दिया है, यहाँ पर परमियंस में बताया हूँ। जो काम वहां पे कंडक्टेंस करता है, वही काम यहाँ पे क्या करता है? परमियंस करता है। अब मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगर रिलेक्टिविटी किसके होता है? आप बोलोगे सर रजिस्टिविटी के। किसके? रजिस्टिविटी के। दिख रहा है ना भैया? हाँ ठीक है, चलो किसके इक्विवेलेंट होता है भैया? रजिस्टिविटी के। ये अभी तो बता दिया कंडक्टेंस के। ठीक है, और रिलक्टेंस किसके होता है? आप बोलोगे सर रजिस्टेंस के। किसके भैया? रजिस्टेंस के। ठीक है, परमिबिलिटी किसके होता है इक्विवेलेंट? आप बोलोगे सर कंडक्टिविटी के। किसके भैया? कंडक्टिविटी के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा।
व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस? रिलक्टेंस का मात्रक क्या है भाई? मैं बताऊं, रटने का नहीं है, रटना नहीं है। आप बताओगे रिलक्टेंस की छोड़ो, मैं पहले रेजिस्टेंस पे जाता हूं, क्योंकि जो काम रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में करता है वही काम रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करता है। तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर V बाई आई होता है। तो बताओ रिलक्टेंस बराबर RL इक्वल टू क्या होगा? V का इक्विवेलेंट क्या होगा? वोल्टेज का इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोटिव EMF है। वोल्टेज क्या हमारा? EMF है। EMF का इक्विवेलेंट क्या होगा? MMF। MMF का मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का आप क्या लिखते हो? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का क्या लिखते हो? N इंटू आई या फिर I इंटू एन। लिखो N इंटू आई, N इंटू आई। बट यहाँ पर करंट का इक्विवेलेंट क्या होता है? आप बोलोगे सर फ्लक्स होता है। क्या बोलोगे? फ्लक्स होता है। अब बताओ इसका मात्रक क्या होगा? आई का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ठीक। और एन मतलब टर्न, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, बट फ्लक्स का मान क्या, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? आप बोलोगे सर वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। तो देखो भैया कहाँ है वेबर? एम्पियर टर्न पर वेबर कहाँ है? एम्पियर टर्न पर वेबर कहाँ है भैया? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है भैया। तो मुझे, मैं क्या करना चाहता हूँ, चीजों को रटो मत, चीजों को क्या करो, समझो। और चीजों को एक बार समझ लोगे तो बार बार समझने, बार बार रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। देखो व्हाट विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस टी इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्यू एंड द वोल्टेज इज बी। ये तो फार्मूला मैं पहले बता चुका हूं कि सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई वी। सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। सी इक्वल टू क्यू बाई वी यहाँ पर दिख रहा है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भैया? ए। ठीक है। चलो अगला। चलो आज का ये मेरा जो है कि आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई ऊर्जाओं के साथ। ठीक है भैया। चलो बस करते हैं। धन्यवाद।